नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं हरि राम मीणा के उपन्यास ब्लैक होल में स्त्री के साथ उपस्थित हूं। हरि राम मीणा राजस्थान पुलिस सेवा से पुलिस महानिरीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो पुलिस जीवन के अपने अनुभवों से लिखा। उनकी संवेदनशीलता, साहित्य के प्रति उनकी समझ और आम जीवन के प्रति उनका जो लगाव है वह उनकी कृतियों में लगातार झलकता रहा है। ये उपन्यास 1981 के आसपास जो माहौल था उस पर आधारित है। 1981 के अप्रैल महीने की बात थी जब राजस्थान के भरतपुर जिले में राजस्थान पुलिस सेवा की फील्ड का वो प्रशिक्षण ले रहे थे और देश के एक प्रमुख अखबार में आगरा, धौलपुर, ग्वालियर के त्रिभुजीय क्षेत्र में औरतों के खरीद फरोख्त की खबर छपी थी। जिस पत्रकार ने उस खबर को तैयार किया था उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके की एक महिला जिसका नाम कमला था, बाद में कमला एक फिल्म भी बनी थी इसी औरत की कहानी पर, वह 2300 रुपये में उस महिला को धौलपुर से दिल्ली ले जाया गया था। दुनिया भर में ये खबर छपी और बड़ी बदनामी हुई भारत की कि 2300 रुपये में किसी महिला को खरीदा और बेचा गया। जब ये 1984 में राजस्थान में एसपी के रूप में, डिप्टी एसपी के रूप में धौलपुर गए तो उन्होंने उस बात की पड़ताल करने की कोशिश की कि कमला जैसी घटनाएं क्यों होती हैं। और यहाँ पर जो है उस दौरान ये अपने उपन्यास डांग जिसका नाम था उस पर काम कर रहे थे और दैहिक शोषण को केंद्र में रख के उन्होंने डांग उपन्यास 2019 में आया था और उसके बाद यह उपन्यास जब आया है तो इसमें उन्होंने जो राजस्थान में वेश्यावृत्ति जिसको हम कहते हैं आज के समय में, या जो देह व्यापार का धंधा हो रहा है, या जो एक भेड़िया समुदाय है जिसकी बात होती है कि जो लोग बंजारे के तौर पर होते हैं और घूमते हैं, और भेड़िया समुदाय में माना यह जाता है कि जब कोई लड़की पैदा होती है तो वह पूरा समुदाय, पूरा कबीला या पूरा समूह उत्सव मनाता है। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक कमाने वाली लड़की आ गई। इनका कहना है कि इस पूरे इलाके में जो बाहर से लाई गई लड़कियां या औरतें हैं उनकी इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि पूरे इलाके में जो लिंग अनुपात है वह बदल चुका है और लड़की या स्त्री जो है अच्छे जीवन के लिए उसकी खरीद फरोख्त की जाती है। उनका कहना है कि ये जो वेश्यावृत्ति जिसको आप कहते हो, दरअसल ये कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको किसी एक समुदाय से जोड़ा जा सके। इस उपन्यास का उनका उद्देश्य लिखने का भी यही है, ब्लैक होल में स्त्री का, कि जो स्त्री का जीवन है, एक नारी का जीवन है, एक लड़की का जीवन है, वह अपने आप में किस तरह से दुरूह है और समाज ने अपनी थोथी मान्यताओं, स्वार्थ और पुरुष ने अपनी कामुकता कहिए, अपने पौरुष कहिए, अपनी कायरता कहिए, उसके चलते इस तरह की मान्यताएं बनाई हैं कि स्त्री को वह एक वस्तु से इतर नहीं देखता है। भले ही वह उसके लिए आनंद की वस्तु हो, भले ही उसके लिए तथाकथित गौरव की वस्तु हो। और वो कहते हैं कि वेश्यावृत्ति की जो समस्या है वह सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, और पुरुष की जो विलासिता है वो या तो विलासिता मानिए या व्यवस्था मानिए, दोनों ही स्थितियों में वह इसको प्रश्रय देता रहा है और धर्म और ईश्वर को भी स्त्री की देह से जोड़ दिया गया। और यहाँ पे वो उदाहरण देते हैं भारत की पौराणिक कथाओं का कि इंद्र के दरबार में कभी आप सोचिए कि आखिर अप्सराएं ही क्यों होती हैं और अप्सराओं की स्थितियाँ क्या होती है। उनका कहना है कि यह एक समुन्नत स्वरूप है वेश्यावृत्ति का या देह धंधे का, क्योंकि अप्सराओं का काम ही है देवताओं का मनोरंजन करना। उनके जो लोग
काम वासना और लोभ से मुक्त माने जाने चाहिए, जिनको देवता समझ के पूजा की जानी चाहिए। आखिर देवलोक में अप्सराओं की क्या जगह और क्या जरूरत है। और फिर वो बाकायदा उन अप्सराओं की भी श्रेणियों की बात करते हैं कि जो देवताओं का मुखिया इंद्र है वह अपने भोग विलास के लिए किस तरह से अप्सराओं को रखता है, और वे अप्सराएं कौन से लोग हैं। और वे अप्सराएं कई बार धरती पर अपने दुश्मनों से, यह बहुत बार आपने ये कथानक सुना होगा कि पौराणिक कथाओं में यह है कि ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा को भेज दिए जाते हैं। तो आखिर इसकी क्या जरूरत है। तो उनका कहना है कि केवल अगर आप इस समाज से वेश्यावृत्ति को या देह धंधे को बंद करना चाहते हैं तो पहले इस तरह की कथाओं पर सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो वहां से आते हैं मंदिरों पर, देवदासियों पर और गणिका पर, और किस तरह से समाज उनका गुप्तचर के रूप में अपने दुश्मनों से निपटने के लिए इस्तेमाल करता रहा है। किस तरह से देवदासी के नाम पर मंदिरों में उनका ब्याह जो है लड़कियों का भगवान या देवताओं से किया जाता रहा है, और उसके बाद उसका उपभोग उस स्त्री का पुजारी से लेकर तमाम लोग करते रहे। तो उनका कहना है कि जो आज का स्वरूप है देह धंधे का, जहां हम कॉल गर्ल या वेश्या कहते हैं, वह दरअसल या तवायफ कहते हैं, वो धीरे धीरे तवायफ जो है मुगल काल में आया। और अंग्रेजों ने, उनका कहना है कि मुगल काल में बाकायदा इस उपन्यास में उन्होंने अपनी भूमिका में ही ये बातें इसलिए स्पष्ट कर दी हैं ताकि इस उपन्यास के विन्यास पर या इस उपन्यास के कथानक पर बाद में कोई विवाद न हो। उनका कहना है कि मुगल काल में 4 श्रेणियां होती थी जिनकी रखेलें मतलब तवायफों की श्रेणी थी। पहली श्रेणी में रखेलें आती थी, दूसरी श्रेणी की औरतें बादशाहों के मनोरंजन के लिए थी, तीसरी औरतें नवाबों और सामंतों और धनपतियों के लिए मुजरा करती थी, और चौथी किस्म की औरतें देह व्यापार के धंधे से जुड़ी थी। अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भी बाकायदा इस बात की कोशिश की। उन्होंने घटना बताई है कि 1857 में किस तरह से अजीजन नामक तवायफ ने लड़ाकू और फिर लोगों की मदद की थी, और कैसे उसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया था। उनका कहना है कि यौनिक वासना के लिए स्त्री को वेश्यावृत्ति के अनेक संस्करणों में ढाला, और यह जो है इसे गलत या सही के रूप में देखिए या मत देखिए, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जो आंकड़े हैं उनमें यह है कि 90% देह व्यापार और खरीद फरोख्त की बात की जाए तो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाकर बेचा जाता है, और लगभग 2000 लाख रुपए का देह धंधा केवल भारत में होता है। 2000 लाख रुपए का देह धंधा। तो आप ये समझ सकते हैं कि नारी की जो त्रासदी है वह कैसे है। वो इस उपन्यास की भूमिका में भेड़िया समाज के लिए कह रहे हैं कि आप अगर भेड़िया समाज की बात करते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देह धंधे, देह व्यापार को आपके पौराणिक आख्यान, सामाजिक व्यवस्थाएं प्रश्रय देती हैं, उनको रखती हैं। और इस उपन्यास में वे बाकायदा कई सवाल खड़े करते हैं। उपन्यास के भीतर का मैं कुछ एक अंश आपको रखूंगा जहाँ पे एक जो नायक है और उसके साथ जो स्त्री है वह आपस में जब संबंध उनका बन जाता है और वह सोचने लगता है तो वो कहता है कि स्त्री पुरुष के बीच प्रेम का यह रिश्ता कहाँ से आरंभ होता है। वह सोचता है और इसका सवाल मतलब इसका जवाब तलाशने के लिए ज्ञान परंपरा के दीर्घ एवं गहन गह्वरों के भीतर जाता है, और वह कहता है कि स्त्री पुरुष के मध्य जो आकर्षण के बीज थे वह आदम और इव की कहानी जो स्वर्ग में थी वह पृथ्वी पर इनके माध्यम से आई थी, और जो पहली बार आकर्षण का जो बीज था वह वृक्ष के पत्तों से जो वो अपने तन को ढकते हैं और वो खाने के बाद उनको पता चलता है कि हम एक नंगे हैं और वो एक दूसरे के शरीर को देखते हैं और जो आकर्षण होता है उसकी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि स्त्री व पुरुष के मध्य नैसर्गिक कामुकता
और यौन लिप्सा के बीच जो द्वंद्व था वह यहीं से शुरू हुआ है। हालांकि शिव कामदेव को भस्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह जारी रहता है। और फिर वो कहते हैं कि विवाह, परिवार, कबीला, समाज जैसी संस्थाएं जब विकसित होती हैं और पति पत्नी, माँ बाप, भाई बहन और दूसरे संबंध पैदा होते हैं, इसके बावजूद इन रिश्तों का सिर्फ उद्देश्य यही था कि जो यौनिक उच्छृंखलता है स्त्री पुरुष के बीच, जो शारीरिक आकर्षण की, उनको रोका जा सके। और वो कह रहे हैं कि अगर आप भौतिक प्राप्तियों के आधार पर आंकें तो स्त्री शरीर का उपभोग या आधुनिक दौर में किसी भी स्त्री का अपने शारीरिक सुख के लिए समागम या उसके बदले में अर्थ की कामना, इस भौतिकवादी समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसका बीज अतीत की मान्यताओं और परंपराओं में है। यह उपन्यास एक तरह से वेश्यावृत्ति के बहाने या भेड़िया समाज के समुदाय के बहाने या मुंबई आधुनिक समय के पुरुषों और उनकी अय्यासियों पर चर्चा के बहाने या एक स्त्री और पुरुष के बीच जो प्रेमाकर्षण है उसके बहाने देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई स्त्रियों के बहाने मानव जीवन के उस आख्यान को प्रस्तुत करता है जिसमें दैहिक उत्पीड़न को भोगना स्त्री की अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी गरिमा और मनुष्य के रूप में जो उसका अस्तित्व है उसको विलीन करता है। उनका कहना है कि अगर हम स्त्री को बतौर मनुष्य देखना शुरू कर दें बजाय इसके कि यह हमारी विपरीत लिंगी है, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है। ब्लैक होल में स्त्री एक बड़े ही कटु, मैं कह सकता हूँ कि कटु विषय पर लिखा हुआ एक ऐसा मार्मिक और संवेदनात्मक उपन्यास है जो आपको अंदर तक, अगर आपके अंदर मनुष्यता की भावना है तो आपको अंदर तक झकझोरता है। राजपाल एंड सन्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य 299 रुपये है। 176 है इस उपन्यास की पृष्ठ संख्या। हरिराम मीणा जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने ब्लैक होल में स्त्री के बहाने समूचे स्त्री समुदाय और पुरुष की जो थोथी अहंकार, मान्यताएं या अय्याशी या अभिलाषिता जैसी भावनाएं हैं उनको भी करीने से खोदा है और उनको प्रेरित किया है कि वो अपने आत्म के भीतर झांक कर देखने की कोशिश करें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन पहुंचे ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।